Friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our unit number 25 which is based on tax planning. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, और कॉमनली यूज हम लोग टैक्स से डील करते हैं, हमारा लाइफ का पोर्शन है टैक्स। दैट्स वाई इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, और आप चूँकि समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो ही जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग टैक्सेशन को समझेंगे और टैक्स स्ट्रक्चर का क्या क्लासिफिकेशन है भारत में, ये समझेंगे। दोस्तों, टैक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सरकार जो है टैक्स इम्पोज करती है या लेवी करती है अपने सिटीजन पे और अपने बिजनेस एंटिटीज़ पे। टैक्सेशन जो भारत में है उसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। दोस्तों, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि टैक्स रिजीम को हम स्ट्रीमलाइन कर सकें। दोस्तों, भारत में जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं आप, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होती है जो कि सरकार जो कि टैक्स पेयर पे डायरेक्टली इम्पोज होता है और सरकार को वापस पे करना पड़ता है, मतलब आपको वो पैसा सरकार को देना है। कोई इंडिविजुअल जो है दूसरे पर्सन को असाइन नहीं कर सकती है कि अपने बिहाफ में, जैसे मैं नहीं कर सकता हूँ कि मैं अपना टैक्स जो है कि मेरा टैक्स कोई और देगा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है दोस्तों। तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसी टैक्स होती है जो कि टैक्स पेयर पे इम्पोज होती है। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताऊं डायरेक्ट टैक्स का, तो इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सभी आपका डायरेक्ट टैक्स है जो कि इंडियन टैक्स पेयर पे इम्पोज होता है। दोस्तों, यदि हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स लेवी की जाती है, इनकम पे लेवी नहीं की जाती है, ना ही प्रॉफिट पे, ना ही रेवेन्यू पे, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज पे लेवी की जाती है। जो भी टैक्स पेयर गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहा है उस पर जो टैक्स लेवी की जाती है उसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स को चाहे तो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को शिफ्ट कर सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल की बात करें तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स का लिस्ट था उसके अंदर सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वीएटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी होता था। दोस्तों, लेसन को आगे बढ़ाने से पहले हमारे साथ जो जेआईवी के नए साथी जुड़े हैं, नए एस्पिरेंट जुड़े हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको इस समय क्विक रिवीजन सेशन, यदि आपको दोस्तों शॉर्ट नोट्स, कंसाइज नोट्स, पॉइंट वाइज नोट्स, और दोस्तों यदि आपको 200 से 250 एमसीक्यू पर यूनिट चाहिए जो कि आपको क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट है, वही क्वेश्चन बैंक में दोस्तों आपके पास 3000 से 4000 एमसीक्यूज होगा जिसको आप रिवाइज कर पाएंगे, चीज़ों को, कंसेप्ट को रिवाइज कर पाएंगे क्वेश्चन बैंक के माध्यम से। इफ़ यू नीड ऑल ऑफ दिस देन यू कैन ऑप्ट फॉर आवर पेड कंटेंट। ओके, सो आपको इसमें क्या मिलेगा, आपको इसमें आप कंटेंट क्या मिलेगा, चारों सब्जेक्ट कवर हो रहा है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन आप अपने स्लाइड में जो स्क्रीन है उस पर आप देख सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे हम लोग। इनडायरेक्ट टैक्स को आप शिफ्ट किया जा सकता है एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को। तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का जो लिस्ट था उसमें जो टैक्स पेयर इम्पोज करते हैं, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी होते थे। लेकिन दोस्तों, जब से जीएसटी आया है 1 जुलाई 2017 से, तो इसने सारे फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जो टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे इम्पोज किए जाते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर एक साल है जहाँ पे जिसमें आपने इनकम अर्न किया 1 अप्रैल से लेकर, किसी कैलेंडर ईयर का 1 अप्रैल से लेकर अगले साल के 31 मार्च तक, उसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या होगा, आपका जो 1 अप्रैल तो जैसे मान लीजिए 21-22 का फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक एक फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। और असेसमेंट ईयर क्या होता है दोस्तों, वो साल होता है जिसमें इनकम जो अर्न किया गया है एक फाइनेंशियल ईयर में उसमें टैक्स किया जाता है और उसे एसेस किया जाता है। तो एक असेसमेंट ईयर अलग होता है, फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। असेसमेंट ईयर मतलब कि आपका जो इनकम जो आपने एक पार्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया है, ठीक है, तो उसे हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो जिस साल आपने इनकम अर्न किया एक पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में और जिसमें टैक्सेशन लगा है और जिसको एसेस किया जा रहा है वो होता है हमारा असेसमेंट ईयर। दोस्तों, जो फाइनेंशियल ईयर है चाहे असेसमेंट ईयर है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। जो इनकम टैक्स रूल है और जो स्लैब रेट है जो कि अप्लाई होता है असेसमेंट ईयर के लिए वो सेम होता है रूल जो कि फाइनेंशियल ईयर के लिए अप्लाई होता है। जो भी एसएससी होती है जिसकी असेसमेंट होती है उसको टैक्स को कैलकुलेट करना, प्लान करना फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो फाइल किया जाएगा नेक्स्ट ईयर और ये असेसमेंट ईयर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एसएससी को क्या करना है कि कैलकुलेट करना है, टैक्स को प्लान करना है फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन जो इनकम टैक्स रिटर्न है आईटीआर जो फिल करते हैं आप, ठीक है, वो आप अगले साल में करेंगे या असेसमेंट ईयर में करेंगे। जो टर्म फाइनेंशियल ईयर है उसको हम लोग एफवाई कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर को एवाई कर रहे हैं। एफवाई को कहा जाता है प्रीवियस ईयर फॉर इनकम टैक्स पर्पस कैलकुलेशन। दोस्तों, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसे असेसमेंट ईयर माना जाता है पिछले फाइनेंशियल ईयर का। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना वो असेसमेंट ईयर माना जाएगा किसके लिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है,
और रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में दोस्तों एक पर्सन को ITR भरना पड़ता है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। तो दोस्तों ये जो फाइनेंशियल ईयर है और प्रीवियस ईयर है इसको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में। फाइनेंशियल ईयर दोस्तों एक टाइम पीरियड होता है जिसमें इनकम आपने अर्न किया। असेसमेंट ईयर दोस्तों वो होता है जो कि असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करता है और जिस पीरियड में आपने टैक्स रिटर्न को फाइल किया। डेफिनेशन अलग है, फाइनेंशियल ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हैं और असेसमेंट ईयर में आप ITR को फाइल कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर ये तब होता है जब सैलरीड प्रोफेशनल, बिजनेसमैन या सीनियर सिटीजन अपने मनी को अर्न करते हैं। और असेसमेंट ईयर क्या होता है, ये टाइम होता है जो भी इनकम उसने अर्न किया फाइनेंशियल ईयर में उसका इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, असेसमेंट होता है कि कितना इनकम अर्न किया, कितना टैक्स लगेगा, तो असेसमेंट किया जाता है। टैक्सेशन और इवैल्यूएशन जो है वो असेसमेंट ईयर में किया जाता है जो भी इनकम उसने फाइनेंशियल ईयर में अर्न किया। और इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म और स्पेशलाइज जो है इवैल्यूएशन, स्पेशलाइज फॉर्म जो कि इवैल्यूएशन और टैक्सेशन से रिलेटेड है वो हमारा असेसमेंट ईयर में होता है। तो इनकम हमेशा अर्न किया जाता है इन द पीरियड नोन एज फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर में हमेशा आप इनकम अर्न करेंगे। उसको आप ऐसा नहीं कि आप इस साल जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसका टैक्सेशन पिछले साल नहीं लग सकता है, राइट। इनकम अर्न करने के बाद ही उसका टैक्सेशन लगेगा। और जब अर्न आपने कर लिया इनकम, किसी इंडिविजुअल ने इनकम अर्न कर लिया तो उसको फिर इवैल्यूएट किया जाएगा टैक्सेशन के लिए उस असेसमेंट ईयर में। तो अतः सर मैं दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का मतलब सिंपल भाषा में समझिए जिस साल आप कमा रहे हैं। और असेसमेंट ईयर का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप जितना कमाया, आपने जितना अर्न किया उसका असेसमेंट कि उसका जो कितना टैक्स लगेगा, कितना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR फॉर्म भरना या जो भी आपका स्पेशलाइज फॉर्म है वो भरना, वो सभी कब होगा दोस्तों, हमारा असेसमेंट ईयर में होगा। तो बेसिक डिफरेंस क्लियर है। अब जैसे आप एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 2020-21 की बात करें तो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है ये प्रीवियस ईयर ही माना जाएगा। मैंने बोला ना कि प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। तो 2020-21 जो साल है उसको फाइनेंशियल ईयर को हम लोग प्रीवियस ईयर भी कर सकते हैं इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए। और जो भी इनकम आपने इस पीरियड में अर्न किया है ये टैक्सेबल कब होगा, 21-22 के असेसमेंट ईयर में। समझ रहे हैं बात को? देखिए फिर से बताता हूँ, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है दोस्तों हमारा 23-24, ठीक है। अभी 22-23 चल रहा है क्योंकि मार्च खत्म होगा तो फिर 23-24 आएगा। अभी 22-23 चल रहा है, ठीक है। तो 22-23 हमारा फाइनेंशियल ईयर है, हम लोग इनकम अर्न कर रहे हैं। और दोस्तों जो हमारा 23-24 होगा, 23-24 अगला साल होगा, वो असेसमेंट ईयर होगा 22-23 का, क्योंकि उसमें असेस किया जाएगा आपने कितना अर्न किया, आपका कितना टैक्स है, आप ITR भरेंगे। ITR आप फाइनेंशियल ईयर में भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। ITR आप हमेशा असेसमेंट ईयर में भरेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 3 ये बेसिक चीज़ क्लियर हो गया ना, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या अंतर है, यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार की यदि आपको क्लैरिटी चाहिए सभी वीडियोस लेक्चर में तो आप हमारे प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं, जो कि पेड मेंबर को मैं हर एक वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड करता हूं। डिटेल जानकारी के लिए आप मुझे नंबर पर व्हाट्सएप करें। चलिए दोस्तों, यदि हम बात करें इनकम टैक्स 1961 का सेक्शन 3 का, इसमें प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है दोस्तों कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना वो असेसमेंट ईयर का प्रीसीडिंग ईयर होता है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कोई बिजनेस है या जो सोर्स ऑफ इनकम है वो नया सेटअप हुआ है फाइनेंशियल ईयर में, तो प्रीवियस ईयर तो होगा ही नहीं। तो उस केस में प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो जिस दिन वो सेटअप हुआ वो बिजनेस सेटअप हुआ, ठीक है, वो पीरियड से लेकर जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है वहाँ तक। मैं एग्जांपल समझाता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस है जो कि 2022 के अगस्त महीना में शुरू हुआ, ठीक है। तो उस केस में प्रीवियस ईयर का क्या मतलब हुआ, तो उस केस में प्रीवियस ईयर का मतलब कि अगस्त 2022 से लेकर अभी जो मार्च 31 2023 आएगा तब तक का पीरियड, ठीक है। रिटर्न को कब फाइल किया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पे रिटर्न को फाइल किया जाता है, ठीक है। जिस साल आपने अर्निंग किया उसके ख़त्म होने पे आप रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। और इसी पीरियड को कहा जाता है प्रीवियस ईयर। तो जब भी अर्निंग जो है सब्जेक्ट किया जाता है असेसमेंट रिव्यू के द्वारा, यानी हमारे जो ITO इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, असेसमेंट रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो किसका असेसमेंट रिव्यू करेंगे, अर्निंग के असेसमेंट रिव्यू करेंगे। ध्यान दीजिए, असेसमेंट रिव्यू हो रहा है, किसका असेसमेंट रिव्यू हो रहा है, अर्निंग का। कौन कर रहा है, ITO कर रहा है। ITO कौन होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर होता है। तो जब भी कोई इनकम टैक्स ऑफिसर किसी अर्निंग का असेसमेंट रिव्यू करते हैं, कब, सब्सिक्वेंट पीरियड में, तो उसे कहा जाता है असेसमेंट पीरियड। और जो प्रीवियस ईयर होता है पार्टिकुलर असेसमेंट के लिए, वो लेटर डेट से भी बिगिन हो सकता है। मान लीजिए कि कोई बिजनेस नया शुरुआत हुआ है, मान लीजिए अगस्त में शुरुआत हुआ है, सितंबर में शुरुआत हुआ है, तो तब से डेट काउंट किया जाएगा। बेसिक चीज़ क्लियर है, वेरी गुड। जैसे देखिए ना, कोई बिजनेस है जो कि 1 अक्टूबर 2020 को सेटअप किया गया,
पिछले साल में, तो उसके दोस्तों प्रीवियस ईयर क्या कब से स्टार्ट होगा, 1 अगस्त 2020 से लेकर 31/3/2021 तक, यही कहना चाह रहा है। चलिए आपको अब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर विज़ असेसमेंट ईयर। दोस्तों प्रीवियस ईयर जो है 12 महीना का पीरियड होता है, ठीक है, प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 12 महीना का पीरियड होगा। प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है 12 महीना का होगा, अप टू 12 मंथ होगा। जैसे इस केस में आपने कितना देखा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि दोस्तों 6 महीना का है। तो प्रीवियस ईयर 12 महीना से कम हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर कभी भी 12 महीना से कम नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर में समझ में आ गया। प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम किस केस में होगा, कोई नया बिजनेस सेटअप हुआ है तो उस केस में प्रीवियस ईयर जो है 12 महीने से क्या होगा, कम होगा। और फाइनेंशियल ईयर हमेशा 12 महीना तक होता है, ठीक है। दोस्तों प्रीवियस ईयर के को यूज़ किया जाता है इनकम टैक्स में, ताकि इनकम को कवर कर सकें या इनकम के सोर्स को कवर कर सकें, जो कि फाइनेंशियल के कमेंसमेंट के बाद आता है। और वैसे इनकम को कवर कर सके या सोर्स ऑफ इनकम को कवर कर सकें, जो कि मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस है, वो पिछले साल अक्टूबर 2022 में ख़त्म हो गया, अक्टूबर 2022 में ख़त्म हो गया दोस्तों कोई बिजनेस, तो उस केस में प्रीवियस ईयर क्या होगा, उस केस में प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर जिस दिन वो ख़त्म हुआ है वो, समझ में आया। तो प्रीवियस ईयर दोस्तों 12 महीने से कम भी हो सकता है, कोई नया बिजनेस स्टार्टअप हो या कोई बिजनेस ख़त्म हो जाए तो उसके लिए प्रीवियस ईयर जो है 12 महीने से क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कोई कंटिन्यूइंग बिजनेस है, लगातार शुरू से अंत तक चल रहा है, तो उस केस में प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और वो असेसमेंट ईयर के पिछले वाला साल होगा। दोस्तों कोई नया सेटअप हो बिजनेस का या नया सोर्स ऑफ इनकम हो, तो मैंने बता ही दिया। तो कंपनीज़ को क्या करना है कि अपना एक फाइनेंशियल ईयर को यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए 12 महीना का, जो कि 31 मार्च ख़त्म होगा। तो इसका रूल का एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। तो रूल का एक्सेप्शन ये है कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स इन इमीडिएटली फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। जो इनकम हमारा शिपिंग बिजनेस से आ रहा है नॉन रेजिडेंट के केस में, ठीक है। फिर असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, कोई पर्सन मान लीजिए भारत को छोड़कर बाहर जा रहा है, ठीक है। कोई असेसमेंट आप कर रहे हैं किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का यानी एओपी का, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का यानी बीओडी का, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का यानी एजेपी का, जो कि शॉर्टर पीरियड के लिए फॉर्म किया गया है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर्म किया गया है। तो ऐसे पर्सन का जो असेसमेंट होगा, मान लीजिए जो कि अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड कर सकें, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर इनकम टैक्स। तो जो फाइनेंशियल बजट होता है वो प्रेजेंट किया जाता है, पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, और हर एक साल जो है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, जिस ईयर में आपने इनकम अर्न किया और जिस ईयर में आपने टैक्स अब टैक्स को पे किया है, ठीक है। तो इनकम टैक्स फॉर्म जो है उसके अंदर एक असेसमेंट ईयर होता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो रेवेन्यू होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, अगले साल टैक्स दिया जाता है। दोस्तों जो इंडिविजुअल की टैक्सेबिलिटी होती है वो उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करती है एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट, और जो कि सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग नहीं है। दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल जो है उसको रेजिडेंट में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक RNOR में क्लासीफाई कर सकते हैं। RNOR क्या होता है, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक नॉन रेजिडेंट में क्लासीफाई कर सकते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे। तो 3 तरह का क्लासिफिकेशन है, एक है रेजिडेंट, एक है नॉन रेजिडेंट, और एक है रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी RNOR। तो यदि आपको रेजिडेंट की तरह क्वालिफाई होना है तो इंडिविजुअल भारत में रहेगा 182 दिन से ज़्यादा के लिए, ठीक है। तो 182 दिन से ज़्यादा के लिए इंडिविजुअल जो है भारत में रहेगा, और या हो सकता है 365 दिन से ज़्यादा के लिए रहे प्रीसीडिंग ईयर में, ठीक है। तो आपको यदि रेजिडेंट के लिए क्वालिफाई होना है तो आपको 182 दिन से ज़्यादा 182 डेज से ज़्यादा रहना है, या 365 दिन तक रहिए, उससे ज़्यादा दिन तक रहिए पिछले साल में, या 60 डेज और मोर इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी जो रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 60 दिन से ज़्यादा। तो 2020-21 से जो फाइनेंशियल ईयर आया, तो जो भी इंडिविजुअल भारत का निवासी है और टैक्स के लिए लायबल नहीं है किसी दूसरे कंट्री में, तो उसे माना जाएगा भारत का रेसिडेंट, यदि इसका टोटल जो इनकम है वो 1.5 वो 15 लाख से एक्सीड कर रहा है और उसका नील टैक्स लायबिलिटी है दूसरे कंट्री में, ठीक है। दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल जो है ROR यानी रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा यदि जो है वो रेजिडेंट है इंडिया का इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ द 10 इमीडिएटली प्रीवियस ईयर्स, मतलब पिछले 10 साल में से कम 2 साल जो है भारत में वो रहा है, तो वो ROR कहलाता है, यानी रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाता है,
ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इनकम टैक्स का। तो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है, कोई भी सिटीजन जो है उसको आप रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ROR मान सकते हैं यदि वो भारत छोड़ दे एम्प्लॉयमेंट के लिए और भारत में स्टे करे 182 दिन से ज़्यादा के लिए, और उसका टोटल इनकम जो है 15 लाख से ज़्यादा हो एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स। तो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि रेजिडेंट है इंडिया का, ठीक है, वो कंसिडर किया जाएगा ROR। और दोस्तों एक यदि कोई इंडिविजुअल जो है ROR के रिक्वायरमेंट को मीट करता है या रेजिडेंट के रिक्वायरमेंट को मीट करता है लेकिन भारत का सिटीजन है और PIO है, तो उसे नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। यदि कोई पर्सन ROR के रिक्वायरमेंट को नहीं मीट करता है और दोस्तों यदि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है दोस्तों, ROR, एक है RNOR। अभी जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे दोस्तों, एक तो है ROR और एक है दोस्तों हमारा RNOR, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक है रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो जो पर्सन ROR नहीं होगा, रेजिडेंट नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो जो भी रेजिडेंट है जो ROR है, देखिए ROR का क्या बताया, पिछले 10 साल में से 2 साल भारत में रहा हो, ठीक है। ROR को भारत में टैक्स दिया जाता है ग्लोबल इनकम के बेसिस पे, लेकिन जो नॉन रेजिडेंट होते हैं, जो RNOR होते हैं, उनको टैक्स किया जाता है जो भी इनकम जो है उन्होंने इंडिया में अर्न किया है, ठीक है। तो ROR मान लीजिए ROR का कोई और प्रॉपर्टी है, कहीं और विदेश में प्रॉपर्टी है, तो उस पर भी टैक्स दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे NR हैं, NRI हैं, जो नॉन रेजिडेंट है, और जो रेजिडेंशियल नॉन ऑर्डिनरी RNOR हैं, यानी NR और RNOR को जो है टैक्स दिया जाएगा जो भी उनका प्रॉपर्टी भारत में है, ठीक है। कोई भी टैक्स जो है फॉरेन इनकम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई बाहर विदेश में रह रहा है, विदेश में कमा रहा है, USA में कमा रहा है, तो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तो वहाँ पे जितना इनकम उसने जनरेट किया उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन वही इनकम भारत में टैक्स लगेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो है DTAA को यूज़ कर सकता है, यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को यूज़ कर सकता है, यानी डबल टैक्स वो ना दे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि नो टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन फॉरेन इनकम फॉर NR और RNOR। यदि वही इनकम टैक्स किया जा रहा है भारत में, तो इंडिविजुअल क्या करेगा, DTAA स्कीम को यूज़ करेगा। DTAA होता है दोस्तों डबल टैक्सेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट। दोस्तों ये जो टर्म SSE होता है, इसका मतलब वो पर्सन होता है जो कि टैक्स पे करेगा किसी भी इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली। और दोस्तों जो पर्सन जिसका इनकम एसेस किया गया इस एक्ट में, पर्सन के अंदर इंडिविजुअल, HUF, कंपनीज, फर्म्स, एसोसिएशंस और पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटीज़, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सब आ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हेड ऑफ इनकम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो एक पैन नंबर होता है दोस्तों, एक 10 डिजिट का यूनिक अल्फा नंबरिक नंबर होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करती है। दूसरा होता है टैन नंबर। टैन नंबर दोस्तों एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है जो उसको दिया जाता है जिसको TDS, जो हु इज़ लायबल टू डिडक्ट TDS बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी TDS जिस आदमी का TDS कटता है उसके लिए टैन नंबर मिलता है। दोस्तों TDS का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम है टैक्स कलेक्ट करने का, ठीक है, इनकम के सोर्स से, जहाँ पे जो पर्सन जो कि पेमेंट करता है स्पेसिफाइड नेचर का किसी दूसरे पर्सन को, वो टैक्स डिडक्ट करता है और उसी पैसा को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में डालता है, इसे कहते हैं TDS। यानी मान लीजिए मैं हूँ और आप हैं, ठीक है, मैं आपको सर्टेन पेमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ऐसा पेमेंट है जिसमें टैक्सेबल है, तो मैं क्या करूँगा, TDS काट के सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट में पे कर दूँगा। तो यही होता है TDS एक सिस्टम है टैक्स कलेक्शन का सोर्स ऑफ इनकम से। तो जो पर्सन पेमेंट करेगा वो स्पेसिफाइड नेचर का, वो नेचर क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। जो स्पेसिफाइड नेचर का पेमेंट करेगा वो क्या करेगा दोस्तों कि वो एक टैक्स को डिडक्ट कर लेगा, टैक्स एट सोर्स जहाँ से वो ऑरिजिनेट हो रहा है, और उसे क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देगा। दोस्तों हेड ऑफ इनकम क्या है, टोटल इनकम को कंप्यूटेशन के लिए हेड ऑफ इनकम क्या है, तो सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस, प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सभी को यूज़ किया जाता है टैक्स कंप्यूट करने में। अब जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या आएगा, अब इसके अंदर दोस्तों वेजेज आ सकते हैं, पेंशन आ सकते हैं, एन्युटी, ग्रेचुटी, फीस, कमीशन, प्रॉफिट, लीव इनकैशमेंट, एनुअल एक्रीजन, फिर ट्रांसफ़र बैलेंस एंड रिकॉग्नाइज PF, ये सभी हमारे इन सैलरी का इनकम का पार्ट है। यदि हाउस प्रॉपर्टी का बात करें तो जो भी रेंटल इनकम हो रहा है प्रॉपर्टीज़, कोई मान लीजिए पर्सन ने प्रॉपर्टी खरीदा, उसका जो रेंटल इनकम है अदर दैन दोज ऑक्यूपाइड बाय हिम, ठीक है, मान लीजिए कि वो रेंट ले रहा है किसी से, ठीक है, लेकिन वो खुद ऑक्यूपाई नहीं किया है दोस्तों, तो वो भी हेड ऑफ इनकम के अंदर इंक्लूडेड है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो ये सभी दोस्तों हमारे टैक्स के सोर्सेज हैं, कंपटीशन कहाँ से टैक्स किया जाता है।
सेक्शन 18 का आता है दोस्तों कि जो एनुअल वैल्यू है किसी बिल्डिंग का या लैंड का, ठीक है, जिसका एसएससी ऑनर है, वो टैक्स के लिए सब्जेक्टेड है इस एक्ट के अंतर्गत। प्रिंसिपल सेक्शन कौन कौन से हैं? सेक्शन 16, सेक्शन 17 इनकम के लिए, और जो सैलरी से जो इनकम आ रहा है उसके लिए, और सेक्शन 22 to 27 है दोस्तों जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है उसके लिए। तो इसके लिए बहुत सारा सेक्शन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। तो सेक्शन नंबर 16-17 है दोस्तों सैलरी जो आ रहा है, इनकम से जो सैलरी आ रहा है उसके लिए, ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। और 22 to 27 दोस्तों डील करता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जो भी प्रॉफिट है या गेन है किसी बिजनेस का, किसी प्रोफेशन का, वो भी इनकम टैक्स के अंदर सब्जेक्टेड है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो भी कैपिटल गेन से इनकम है उसके अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है किसी भी एसेट के सेल करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 इस लेक्चर का। पार्ट 2 लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल होगा। सो इफ यू वांट टू गेट मोर डिटेल रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन ऑप्ट फॉर आवर पेड प्लान, डिटेल रिगार्डिंग विच यू कैन गेट ऑन द व्हाट्सएप में ऑन नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। थैंक यू।